सो गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये जरूरी क्यों है इस भाग को समझना, जिसमें हम सेल की मूवमेंट को क्यों हम जानना चाह रहे हैं, इसका क्या यूज होगा। तो इसके यूज से हम ये समझेंगे कि कोई सेल किस तरीके से मूवमेंट करती है ब्लड के अंदर या टिश्यू में, जो है आसपास के सेल से किस तरीके से वो कम्युनिकेट करती है। तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से फेगोसाइटोसिस के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो किसी वायरस बैक्टीरिया तक पहुंचने के लिए किस तरीके की गति का सहारा लेती हैं या कैसे वो पहुंचती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सेल लोकोमोशन से तात्पर्य कोशिकाओं या सेल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। यह गति विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्यून रिस्पॉन्स, वुंड हीलिंग यानी कि घाव का भरना एंड कैंसर मेटास्टेसिस के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जो माता के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है उसको समझने में सहायता मिलती है। इम्यून रिस्पॉन्स, किस तरीके से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है इस गति का उपयोग करके फाइट करता है। वुंड हीलिंग मतलब किस तरीके से घाव की हीलिंग में ये सेल्स कैसे ट्रेवलिंग करके उस घाव तक पहुंचती हैं और उसको हील करती है। एंड कैंसर मेटास्टेसिस, कैंसर मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, जब कैंसर बॉडी के एक पार्ट से दूसरी जगह फैल जाता है तो इस तरह के कैंसर को मेटास्टेसिस कैंसर बोला जाता है। मोहिंदर जी, आप चैट में लिख दीजिए अगर कुछ ऐसा जरूरी है तो, नहीं तो हम जो सवाल है वो लास्ट में लेंगे। तो चैट में लिखकर मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। सो कैंसर मेटास्टेसिस, इम्यून रिस्पॉन्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और किसी तरह के घाव की हीलिंग के लिए लोकोमोशन यानी कि सेल की गतियों का अध्ययन किया जाता है। तो सेल में कई तरह की गति होती है वो हम देखेंगे। आपके सामने जो पिक्चर है उसमें देखें आप, ऊपर हेडिंग में लिखा है मूवमेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल की मूवमेंट। फिर एक शब्द आया है एंडोसाइटोसिस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन का बाहर की जो मटेरियल है वो सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के माध्यम से अंदर आती है, कैसे वेसिकल फॉर्म होती है और अंदर आती है, और फिर उसका यूज करके एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर यही प्रोसेस दिखाई गई है। यहाँ से कोई मटेरियल चाहे तो ग्लाइकोप्रोटीन हो, ग्लूकोज हो या कोलेस्ट्रॉल हो या फिर कोई फॉरेन बॉडी है, वो यहाँ पर आएगी, एक वैक्यूल का फॉर्म होगा और फिर यहाँ पर वेसिकल्स का निर्माण होगा और वेसिकल्स आएगी और उसका जो भी काम है उसमें जो भी मटेरियल है लाइसोजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से एक दोबारा वेसिकल्स बना के बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर डाल दिया। ठीक, ये हो गया एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। किसी चीज का सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस और किसी चीज का सेल से बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस। ठीक, फिर यहां पर आप देखें सराउंडिंग टिश्यू, तो ये एक सेल है, इस सेल के आसपास ये टिश्यू है। तो जब ये सेल गति करेगी यानी एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाएगी तो अगर उसको कहीं पर पहुंचना है तो उसके संबंधित रिसेप्टर से वो बाइंड होगी। यहाँ पर ये रिसेप्टर्स आप देख रहे हैं, इससे आके वो
यहाँ बाइंड हो जाएगी, यहाँ अगर उसका कुछ काम है, यहाँ रुकना है या जो भी है, तो वहां जाके वो गति करके पहुंचेगी और रिसेप्टर से बाइंड होगी। अगला शब्द है स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम मतलब होता है अदृश्य पैर, हाथ या पैर, अदृश्य हाथ या पैर, जो कि हकीकत में होता नहीं है पर ऐसा लगता है। तो सेल किस तरीके से गति करती है कि जैसे एक हाथ के जैसी ये रचना बनेगी, फिर ये अंदर का मटेरियल जो है बाहर की तरफ जाएगा, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से ये आगे खिसकती चली जाती है। तो ये जो है इस तरीके की एक गति होती है। तो ये एक डायग्राम हमने समझा। तो सेल लोकोमोशन के तंत्र या सिस्टम सेल के प्रकार और उसके वातावरण के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो किस तरीके की सेल है और वो किस एटमॉस्फेयर में है, उसके हिसाब से उनका लोकोमोशन या गति जो है अलग अलग हो सकती है। इसमें पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, यानी कि जो अमीबा होता है, सिंगल सेल अमीबा जो है, उस तरीके की मूवमेंट। तो वो कैसी मूवमेंट होती है, एक बार आप उसको पिक्चर देख लेंगे तो आपके दिमाग में जो है एक पिक्चर बन जाएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके न्यूरो बॉडी और फिर ये सेल आगे बढ़े, तो ये अमीबॉइड बोला जाता है कि ये पैर निकल रहा है ये इस तरीके से, लेकिन अंदर से ये निकल कर फिर वो आगे, ये अमीबॉइड मोशन इसको। तो ये आपने अमीबॉइड मोशन देखा। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो पहला है अमीबॉइड मोशन या अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबा और कुछ व्हाइट ब्लड सेल जैसे मैक्रोफेज में ये मूवमेंट देखी जाती है। स्यूडोपीडिया का विस्तार इसमें शामिल है। स्यूडोपीडिया मतलब फाल्स फीट या झूठे पैर, जो कि रेंगने की गति में मदद करते हैं किसी सेल को। तो ये हमारी बॉडी में जो अमीबॉइड मूवमेंट है या लोकोशन, ये कहाँ देखने को मिलती है, अक्सर व्हाइट ब्लड सेल के अंतर्गत ये देखा जाता है अमीबॉइड मूवमेंट। ये मैक्रोफेज कहलाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल WBC जो है उनमें ये देखा जाता है। सो अमीबाइड मूवमेंट के अंदर हमने पहली चीज देखी, फीचर्स देखा कि अमीबा में और कुछ व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ये देखा जाता है। और इसमें जो स्यूडोपीडिया होता है वह जो है रेंगने की गति में मदद करता है। साइटोप्लाज्म स्यूडोपोडियम में बहता है जिससे कोशिका चलती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेल के अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, ये स्यूडोपीडियम के अंदर बहेगा और फिर ये सेल मूवमेंट करेगी, फिर ये स्यूडोपोडियम बनेगा आगे, फिर ये साइटोसोल अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म अंदर जाएगा, आगे बढ़ेगा। इस तरीके से ये सेल आगे खिसकती चली जाएगी या रेंगती चली जाएगी। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट इस गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं, जिनके बारे में हमने सेल साइटोस्केलेटन में देखा था कि ये जो हैं ये फाइब्रिलर प्रोटीन होते हैं, एक तरह के ये फिलामेंट होते हैं यानी तंतु होते हैं। तो ये सेल को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये संकुचित होंगे, फैलेंगे, संकुचित होंगे, इस तरीके से सेल आगे बढ़ती चली जाएगी। इसमें हम पिक्चर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
इस पिक्चर में आप देखेंगे ये जो है ये फाइब्रिलर प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन के जो है नेटवर्क है, रेड कलर में आप देख रहे हैं। और ग्रीन कलर में जो है स्ट्रेस फाइबर है और ब्लू कलर में रिट्रैक्शन फाइबर है। तो ये फाइबर की मदद से सेल एक अपना आकार लेती है जिसको स्यूडोपोडियम बोला जाता है। ये एक नुकीली धार की तरह बाहर निकलेगा, फिर वहां से जो साइटोप्लाज्म वो आगे की तरफ बढ़ेगा, इसको जो पुश मिलेगा वो स्ट्रेस फाइबर और एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट से मिलेगा, और फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर इस तरीके से फिर वो रिवर्स जाएगा, फिर उसको धकेलेगा, रिवर्स जाएगा धकेलेगा, इस तरीके से ये मूवमेंट होती चली जाएगी। तो ये एक गति होती है अमीबॉइड मोशन जिसे बोला जाता है। तो पहला इसमें हमने देखा अमीबॉइड मूवमेंट, जो कि अमीबा और कुछ व्हाइट ब्लड सेल में ये देखा जाता है। ये कैसे होता है? ये स्यूडोपीडिया के माध्यम से होता है, जो कोई फिक्स पैर तो नहीं है लेकिन पैर जैसा ये बनता है, खत्म होता है और आगे बढ़ता है। इस तरीके से सेल आगे की तरफ बढ़ती जाती है। इसमें सपोर्ट कौन करता है? एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं प्रोटीन के, वो इसमें मदद करते हैं। तो पहली मूवमेंट है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरी है सीलियरी और फ्लेजिलर मूवमेंट। सीलियरी और फ्लेजिलर मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो ये एक जीवाणु है और इसके बाहर जो बाल जैसी रचना दिख रही है ये सीलिया कहलाते हैं। सो सीलियरी और फ्लेजिलर मूवमेंट क्या है? ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, जैसे पैरामीशियम और यूग्लिना करके, और कुछ मानव कोशिकाएं जैसे कि स्पर्म सेल या सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मोस्टली हमारे लंग्स में, या जहां पर म्यूकस ज्यादा बनता है शरीर में, उन जगहों पर म्यूकस को आगे पीछे करने के लिए ये सीलिया की जरूरत पड़ती है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो स्पर्म सेल है वह भी एक सिंगल सेल है, और पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ऐसे जीवाणु हैं जिनमें ये पाया जाता है। और सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि जो हमारी अंदरूनी लेयर है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम में ये पाए जाते हैं। कौन सी मूवमेंट? सीलियरी और फ्लेजिलर मूवमेंट। सीलिया, सीलिया क्या होती हैं? छोटी वाल जैसी रचनाएं हैं जो कि कोशिका को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित तरीके से धकेलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं म्यूकस को बाहर भेजने के लिए, जैसे आपको जब खांसी आती है या कभी जब लंग इन्फेक्शन होता है तो म्यूकस कहाँ से निकल रहा है? आपने कभी सोचा होगा कि भाई जो म्यूकस है ये मेरे मुंह तक कैसे आ जाता है, लंग से लेके यहाँ तक किस तरीके से वह आएगा? तो ये सीलिया की मूवमेंट के कारण ये आता है। वहां पर जो सीलिया है उसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं, है ना, मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट करने से थोड़ा थोड़ा वो ऊपर की तरफ आएगा, और जैसे ही वो आपके एपिग्लोटिस तक आएगा आपके गले में आ जाएगा, एक धक्का लगेगा और गले में आ जाता है। तो ये सीलिया की मूवमेंट के कारण होता है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सीलिया की मूवमेंट किस तरीके से होती है। सीलिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है: रूटलेट, बेसल बॉडी, सेल मेम्ब्रेन। ये एक कोई सेल है, उस सेल की मेम्ब्रेन से ये सीलिया निकला हुआ है। ये बेसल प्लेट है, इसके अंदर फिलामेंट। ये इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन रहती है सीलिया के ऊपर, और ये उसकी टिप होती है। ठीक, इसमें आप देखिए ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो ये इस तरीके से आगे और पीछे ऐसे मूवमेंट ये करते हैं सीलिया, है ना। किसी चीज को आगे धकेलना है, पीछे धकेलना, आगे तक, इस तरीके से ये मूवमेंट करते जाएंगे। तो ये सीलिया की मूवमेंट होती है। तो एक हमने देखा कि जो एक कोशिकीय जीव है उनमें होती है सीलिया, सीलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट।
उसमें पैरामीशियम और यूग्लिना है। और मानव शरीर में अगर हम देखें तो ये होती है सिलेटेड एपिथेलियम में, जो कि मोस्टली देखी जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत। और स्पर्म सेल, सीलिया हो गया। अभी इसमें एक शब्द है फ्लेजिलर मूवमेंट। तो फ्लेजिला, फ्लेजिला एक लंबी चाबुक जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक लहरदार गति में चलती हैं। इसका उदाहरण है स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल आपने देखी होगी, एक लंबी उसके साथ पूंछ जैसी रहती है, वह पूंछ की मूवमेंट के साथ में आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम फ्लैजिलर मूवमेंट भी देखेंगे। ये देखिए आपके सामने पिक्चर है जिसमें सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में दिखाया गया है। तो सीलिया की गति आप देखेंगे इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में होगी, बैक एंड फ्रंट बीटिंग में होगी। और प्रोपेलर लाइक मोशन, जैसे कि जो पानी का जहाज रहता है उसमें प्रोपेलर घूमता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता जाता है और जहाज आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस तरीके की मूवमेंट जो है फ्लैजिला की मूवमेंट होती है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्पर्म सेल। तो ये दो मूवमेंट आपको सभी को समझ में आया, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सभी को अंडरस्टैंड है? सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड अमीबॉइड मोशन। जिनको समझ में आ गया है वह यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग यस लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो मूवमेंट के बारे में तो जो है गाइडन में लिखा है। अब कुछ इसमें और भी एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है जिससे हम ये टॉपिक को यहाँ पर फिनिश कर सके। तो कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी इसके साथ हम देंगे। तो दो मेन मूवमेंट हमने देखी, एक देखी अमीबॉइड मोशन, दूसरा देखा सीलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट। तीसरा होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो कुछ बैक्टीरिया प्रोटिस्ट और स्लाइम मोल्ड्स में देखा जाता है। अब ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो उनमें से प्रोटिस्ट और स्लाइम मोल्ड्स में इनको देखते हैं कुछ बैक्टीरिया को। तो ये प्रोटिस्ट और स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है? स्लाइम मतलब होता है एक चिपचिपा जेल जैसा पदार्थ जिसे कुछ कोशिकाओं और जीवों द्वारा निकाला जाता है या उत्पादित किया जाता है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट के तौर पे उसमें एक भूमिका ये निभाता है। तो जहां कोशिकाएं या सूक्ष्म जीव जो है घर्षण सतह के बीच और उनके बीच घर्षण कम करने के लिए वो चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। उदाहरण के लिए तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम इन लोकोमोशन में पहला है ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के तौर पे अगर देखें तो ये बैक्टीरिया स्लाइम की एक परत स्लावित करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो उन्हें फ्लैजिला या सीलिया का उपयोग किए बिना सतहों पर फिसलने में मदद करती है। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स क्या कहलाते हैं? ये अमीबा जैसे जीव अपने शरीर को आगे की ओर फैलाकर चलते हैं, जबकि पीछे एक स्लाइम यानी चिपचिपा निशान छोड़ते हैं। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया या एक कोशिकीय जीव या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तीसरा है गैस्ट्रोपोड, जिसमें स्नेल्स एंड स्लज यानी घोंगे और स्लज शामिल हैं। तो हालांकि कोशिकाएं नहीं है ये, तो घोंगे
और स्लज खुरदरी सतहों पर आसानी से चलने में मदद करने के लिए एक म्यूकस की तरह एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कि स्लाइम कहलाता है, जिन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। तो ये स्लाइम क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे घर्षण जो है कम होता है। एडेशन का काम करता है, यानी कि दो सेल को आपस में जुड़ने में मदद करता है। और तीसरा प्रोटेक्शन करता है, सो हानिकारक पदार्थों से या डिहाइड्रेशन से रक्षा करता है। तो आप सभी ने बरसात के दिनों में देखा होगा, भोंगे निकलते हैं, जोंक निकलती है, ये जब चलते हैं तो एक पीछे खास तरह का चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जो शाइनी होता है और आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो पदार्थ क्या करता है, दोनों के बीच में सतह और उनके बीच में घर्षण को कम करता है। इसी तरह से कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि आगे बढ़ने के लिए एक सीक्रेशन पैदा करती हैं, जो उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, यानी कि वो ग्लाइड होके चलती है। वहां पर उनको पैरों की तरह मूवमेंट की जरूरत नहीं, वो उस पर खिसकती चली जाएंगी या आपस में जो है घर्षण करते हुए कम फ्रिक्शन के साथ वो आगे बढ़ेंगी। तो ये होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, जिसके उदाहरण है कुछ बैक्टीरिया वगैरह में ये देखा जाता है। और बाकी उदाहरण के लिए आप समझने के लिए आप समझे कि जैसे अपना जो है घूंगे हैं या जोक वगैरह है, ये इस तरीके की जो है सिक्रेशन पैदा करते हैं। अब जैसे आप उनके ऊपर का सॉल्ट डाल देते हैं तो उनके अंदर का जो पानी है वो बाहर आ जाता है ना, वो पानी छोड़ देती है अपने आसपास काफी सारा जो उनके अंदर पानी भरा हुआ है। तो इसी तरह से जो स्लाइम होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो सेल को डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक बढ़ जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो क्या होगा, फिर सेल के अंदर का पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर जो है हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। तो लो कंसंट्रेशन से पानी हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, तो सेल जो है पिचक के सूख के किशमिश की तरह हो जाएगी। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है उससे भी बचाने में ये मदद करता है। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए स्लाइम मोल्ड्स का यूज किया जाता है। स्लाइम चिपचिपा जैसा जो पदार्थ है उसका यूज होता है। ठीक, इसमें सीलिया या फ्लैजिला जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं। ऐसे जीवों में या ऐसी सेल के अंदर सीलिया या फ्लैजिला मौजूद नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये स्लाइम के सिक्रेशन या एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स जैसे मॉलिक्यूलर मोटर्स की क्रिया द्वारा संचालित होता है। तो ये एक्टिन मायोसिन के माध्यम से ये कोई भी जो है स्लाइम का सिक्रेशन हो या एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स हो, ये मॉलिक्यूलर मोटर्स की क्रिया के द्वारा संचालित होता है। अब ये मॉलिक्यूलर मोटर्स क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ये एक नया शब्द है। So, molecular motors are biological or artificial machines that move in living organism. They are essential for movement in cells, are powered by ATP hydrolysis. तो ये जो होती हैं मॉलिक्यूलर मोटर्स, ये सेल के अंदर होने वाली गति को कंप्लीट करने में इनका उपयोग होता है। इनमें कुछ मॉलिक्यूलर मोटर के जो उदाहरण हैं वो है मायोसिन, डायनिन, काइनेसिन और बैक्टीरियल फ्लैजिलर मोटर। तो मायोसिन जो है हमने देखा था, एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं। मोटर मतलब एक तरीके से किसी चीज को गति देना, ये आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के रखें। सो मायोसिन किस तरीके से काम करता है, तो द फर्स्ट मोटर प्रोटीन आइडेंटिफाइड, मायोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होते हैं, वहां पर मायोसिन नाम का जो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये वहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर मोटर्स काम। फिर है डायनिन।
सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। तो सीलिया एंड फ्लेजिला को जो है बीटिंग करने के लिए या उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो अलोंग माइक्रो ट्यूब्यूल्स, जो सेल के अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स वगैरह होती हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। काइनेशन मूव अलोंग माइक्रो ट्यूब्यूल्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन डाइनिन। तो जिस तरीके से डाइनिन काम करता है ठीक उसी तरह से ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के साथ में मूव करने में डाइनिन और काइनेशन काम करते हैं। फिर बैक्टीरियल फ्लैजिलर मोटर जो है एक रिवर्सिबल रोटरी नैनो मशीन दैट एम्बेडेड इन द बैक्टीरियल सेल एनवेलप। तो ये सेल को आगे जैसे पीछे की तरफ धकेलने में मदद करता है, फिर जो है सेल आगे मूव करेगी, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, इस तरीके से ये आगे पीछे होते हुए सेल आगे बढ़ेगी। तो ये होते हैं मॉलिक्यूलर मोटर जो कि सेल को मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं। तो तीसरा हमने देखा, पहला हमने देखा था अमीबॉइड मोशन, दूसरा सीलियरी और फ्लेजिलर मूवमेंट, तीसरा हमने देखा ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट में हमने ग्लाइडिंग बैक्टीरिया के बारे में देखा, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देखा और गैस्ट्रोपोड्स जैसे कि घोंगे और स्लज के बारे में। फिर उसका हमने काम भी देखा, लुब्रिकेशन, एडेशन, जीव को सतहों से जुड़ने में मदद करता है, प्रोटेक्शन तो डिहाइड्रेशन से मदद करना और हानिकारक पदार्थों से बचना। सो चौथा जो लोकोमोशन है वो है मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन। सो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार की मूवमेंट है। बहुकोशिकीय जैसे हम इंसान या ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक सेल होती है, कोई भी जानवर हो या जो भी हम जीव जंतु देखते हैं। तो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक, तो उनमें ये मूवमेंट देखी जाती है। जो भी चलने वाले आप देखते हैं जिनमें मजल होता है। सो मजल जो है मजल फाइबर में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पर यह निर्भर करता है। कौन सा मूवमेंट? मजल सेल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें एटीपी ड्रिवन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साइकिल होता है, यानी कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। और एटीपी का फॉर्मेशन कहां पर होता है? मुझे चैट में लिखकर बताइए, एटीपी का फॉर्मेशन कहां पर होता है सेल के अंदर? चैट में लिखकर बताएं एटीपी का फॉर्मेशन कहां पर होता है। हम एटीपी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं, किस तरीके से उसका क्रिया होती है, कैसे वो बनती है। मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, जिसको मालूम है वह बोल के भी बता सकता है। माइक्रोफोन ऑन है, जिसको मालूम है हैंड रेज कीजिए और बताइए एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। निर्मला जी, आपको मालूम है? निर्मला जायसवाल। जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको मालूम होना चाहिए।
हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया में, वेरी गुड, मीनल जी ने बताया है, मीनल, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये जानकारी होगी। हाँ, कल्पना जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, सॉरी सर, वो गलती से माइक पे हाथ लग गया, सॉरी प्लीज। ठीक है, कोई नहीं। तो एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है तो वहां पर एटीपी की जरूरत पड़ेगी एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन के लिए। तो जहां पर जिन सेल में एटीपी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो नेचुरली वहां पर जो है उन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा रहेगी, जो 100 से लेकर और 200, 300 या 1000 तक भी जा सकती है। ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया या एटीपी की ज्यादा जरूरत। तो हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जहां पर हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे दोनों हाथ, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा हार्ट। तो कुछ चीजें हैं जो कंटिन्यू काम करते रहते हैं पैरों में, तो यहाँ हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो मसल मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की मदद से। और इस मूवमेंट को करने के लिए एक फैक्टर काम करता है, वो है एटीपी। एटीपी क्या है? हमारी ऊर्जा की करेंसी है, जो सेल की करेंसी कहा जाता है उसको, एनर्जी करेंसी। ठीक है। तो ये हो गया मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। अब अगली मूवमेंट है ट्विचिंग मूवमेंट। ट्विचिंग मूवमेंट, ये कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। तो इनमें स्यूडोमोनास और निसेरिया जैसे बैक्टीरिया में ये देखा जाता है। तो सतह से जुड़ने और कोशिका को आगे खींचने के लिए पिली यानी पतली वाल जैसी अपेंडेज यानी उपांग, एक अंग का छोटा हिस्सा उपांग का उपयोग करता है ये ट्विचिंग मोटिलिटी। इसमें पिक्चर में होगा तो हम देखते हैं। ये हो गया स्लाइम का जो पिक्चर है वो इस तरीके से, ये जो है सेल से जोड़ने के लिए इस तरीके से ये स्लाइम सीक्रेट करती है और आगे बढ़ती है। ये अमीबॉइड मूवमेंट है, स्लाइम सीलिया हो गया, साइटोस्केलेटन बेस्ड सीलिया एंड फ्लैजिला। ये डाइनिन एंड काइनेसिन और ये कार्गो, किसी चीज को बाहर ले जाना। और ये माइक्रोटिब्यूल जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वो है डाइनिन एंड काइनेसिन। इनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मोटर। देखिए एक जो है पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ, इस तरीके से ये मिलके काम करते हैं। पीछे जुड़ेगा डायनिन, आगे जुड़ेगा काइनेसिन, और ये माइक्रोटिब्यूल के साथ अटैच होके एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाते हैं। तो इतने तरह की ये गतियां हैं ट्विचिंग मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये ट्विचिंग मूवमेंट आप देखें इसमें, पहले ए वाली गति देखिए। ए में इस तरीके के ये बैक्टीरिया हैं। फिर बी में इनकी गति देखें, इनमें जो है या तो फिलामेंट होगा, एक से ज्यादा फिलामेंट होंगे, आगे पीछे गति कर सकते हैं, सिर्फ आगे आगे गति कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की इसमें मूवमेंट। तो पहला है रन एंड टम्बल मूवमेंट, दूसरी रन एंड स्लो मूवमेंट, तीसरी है रिवर्स एंड फ्लिक मूवमेंट, फिर स्टॉप एंड क्वाइल मूवमेंट एंड पुश एंड पुल मूवमेंट। तो ये 4-6 तरह की मूवमेंट इनमें देखने को मिलती हैं। ट्विचिंग मूवमेंट के अंतर्गत बैक्टीरिया में ये देखी जाती है। तो ये स्यूडोमोनास और निसेरिया जैसे बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। तो ये 5वीं मूवमेंट थी। छठवीं है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? बाहरी बलों जैसे वाटर करंट, डिफ्यूजन और थर्मल एनर्जी यानी पानी की धारा, डिफ्यूजन यानी कि हमने जब सेल पढ़ रहे थे तो जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है
तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन के माध्यम से कोई मॉलिक्यूल सीधा जो है सेल के अंदर प्रवेश करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक, या फिर थर्मल एनर्जी के माध्यम से ये होता है। तो ये छोटे जीवों या फिर गैर गतिशील कोशिकाओं में आम होता है। ये ज्यादातर उन कोशिकाओं में देखने को मिलता है जो या तो ये छोटे जीवों में मिलेगा या फिर नॉन मोटाइल सेल जो ज्यादा गति नहीं करती। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल लोकोमोशन। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? सो पहला है साइटोस्केलेटन बेस्ड मूवमेंट। साइटोस्केलेटन क्या होता है उसकी पिक्चर आपको दिखाता हूं मैं, तो इससे आपको पता चलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही साइटोस्केलेटन के बारे में। तो साइटोस्केलेटल के अंदर ही ये फिलामेंट एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसके लिए ठीक, ये पिक्चर आपके सामने मैं रखता हूँ जिससे साइटोस्केलेटल समझ में आएगा। ये पिक्चर आप देखें, साइटोस्केलेटल में यहाँ पर ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जिनको ट्यूबुलिन बोला जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और माइक्रो फिलामेंट होते हैं जिनको एक्टिन या मायोसिन बोला जाता है। एक्टिन, माइक्रो फिलामेंट, एक्टिन। तो यहाँ पर ब्लू कलर में आप देख सकते हैं ये माइक्रो फिलामेंट है, ग्रीन कलर में आप देखेंगे ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, और ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट कहलाते हैं। तो ये सेल को एक तरह का स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं उसी तरह सेल के अंदर भी इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रो फिलामेंट्स मौजूद होकर सेल को एक आकार देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है साइटोस्केलेटन आधारित गति या साइटोस्केलेटल बेस्ड मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, सेल के एज ऑफ सेल यानी कि उसका आगे का भाग, अग्रभाग पर एक्टिन पॉलीमराइजेशन गति के लिए बल उत्पन्न करता है, और मायोसिन पीछे की ओर संकुचन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्टिन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए माइग्रेटिंग फाइब्रोब्लास्ट ड्यूरिंग वुंड हीलिंग, यानी घाव भरने के दौरान फाइब्रोब्लास्ट का पलायन। तो इसके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देंगे।
सो ये साइटोस्केलेटल आपने देख लिया है, उसका जो एग्जाम्पल है वो बताने के लिए एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, इससे समझना थोड़ा सा आसान है। ये देखिए इस तरीके से फाइब्रोब्लास्ट जो है वो किसी घाव वाली जगह पर इकट्ठी होती हैं और घाव को ठीक करती हैं। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होती है और उस जगह को वो रिपेयर करती है। तो ये हमने देखा सेल का माइग्रेशन। सो ये हुआ साइटोस्केलेटन बेस्ड मूवमेंट। तो इसमें क्या होंगे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स मिलके सेल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उसमें एक्टिन पॉलीमराइजेशन सेल को आगे की भाग की तरफ और मायोसिन पीछे की भाग की तरफ संकुचन करके ये आगे की तरफ सेल बढ़ती चली जाएगी। सो ये मैकेनिज्म था। तो पहला मैकेनिज्म था साइटोस्केलेटन बेस्ड मैकेनिज्म। दूसरा है सेल एडहेशन एंड डिटैचमेंट, यानी कि सेल का जुड़ना और अलग होना। तो सेल एडहेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका सतह या मेम्ब्रेन के विशेष अणुओं के माध्यम से पड़ोसी कोशिकाओं से संपर्क करती हैं और उनसे ये जुड़ती है। यह प्रक्रिया या तो कोशिका सतह यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बीच सीधे संपर्क जैसे सेल जंक्शन या अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से हो सकती है, जहां कोशिकाएं आसपास के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ये जुड़ती हैं और एक जेल जैसी संरचना जिसमें कोशिकाओं द्वारा उनके बीच रिक्त स्थान में छोड़े गए मॉलिक्यूल होते हैं, जहां पर हमने अभी स्लाइम के बारे में पढ़ा था। इस तरीके की वहां पर उस स्लाइम में कुछ मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जिनसे जो है सेल एक दूसरे को पहचानती और उनसे जुड़ जाती है। तो इसमें दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो है सेल एडहेशन अकर फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन सेल एडहेशन एंड एडहेशन मॉलिक्यूल। दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लोकेटेड ऑन द सेल सरफेस, यानी किसी सेल के ऊपर जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मौजूद होते हैं। उन प्रोटीन को पहचान के जो जिस सेल से जुड़ना है उस सेल्स के वो प्रोटीन पहचान के उससे ये जुड़ जाती है। तो कोशिका सतह पर स्थित ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बीच संपर्क से ये होता है। सेल एडहेशन कोशिकाओं को विभिन्न तरीके से जोड़ता है और कोशिकाओं के लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन में शामिल होता है ताकि वे आसपास के परिवर्तनों का पता लगा सकें और उनका जवाब दे सकें। तीसरा है अदर सेलुलर प्रोसेस रेगुलेटेड बाय सेल एडहेशन इंक्लूड सेल माइग्रेशन एंड टिश्यू डेवलपमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल एडहेशन द्वारा विनियमित या अन्य सेलुलर प्रक्रियाओं में बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका एक जगह से दूसरी जगह और टिश्यू डेवलपमेंट में ये शामिल होती है। चौथा, कोशिका सेल एडहेशन में परिवर्तन महत्वपूर्ण सेलुलर प्रक्रियाओं को ये बाधित कर सकता है और कैंसर और गठिया जैसी कई तरह की बीमारियों को ये जन्म देता है। तो सेल एडहेशन से एक प्रॉब्लम भी होती है, वो ये प्रॉब्लम है कि ये बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में भी मदद कर सकता है। तो जैसे कैंसर सेल है, उसके अपने खास प्रोटीन है, वो दूसरी सेल से जुड़ेगी तो उसको भी इन्फेक्टेड कर सकती है, उसके अंदर भी डैमेज कर सकती है। इसी तरह से गठिया में जो है आसपास की सेल इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी। फिर सेल एडहेशन संक्रामक जीवों जैसे बैक्टीरिया या वायरस के लिए भी आवश्यक है, जिससे बीमारियां होती हैं। तो इसके माध्यम से बीमारियां भी फैलती हैं। एक तो कोशिकाएं एक दूसरे के नजदीक जाती हैं, आपसी बातचीत करती हैं, सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, लेकिन
बैक्टीरिया वायरस इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? बीमारियां फैलाने के लिए। एडेशन जो प्रोटीन का उपयोग करके सेल सतहों से चिपक जाती है, और दिस असेंबली ऑफ एडेशन एट द रियर अलाउ फॉरवर्ड मूवमेंट, और पीछे के एडेशन का विघटन आगे की ओर गति को अनुमति देता है। फिर मोटर प्रोटीन के बारे में है। तो पहला हमने सिस्टम देखा, मैकेनिज्म साइटोस्केलेटन बेस्ड मूवमेंट। दूसरा सेल एडेशन एंड डिटैचमेंट। तीसरा है मोटर प्रोटीन। तो मोटर प्रोटीन में हमने देखा है काइनिन और डाइनिन जैसे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट अलोंग विथ माइक्रोट्यूब्यूल, जो हमने अभी पिक्चर में देखा था। ये देखिए, ये जो है ये मोटर प्रोटीन के रूप में ये उसका मैकेनिज्म मूवमेंट का। तो काइनेनिन और डाइनेनिन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट अलोंग विथ माइक्रोट्यूब्यूल, एंड सीलिया और फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्या? मोटर प्रोटीन मैकेनिज्म। अब सेल की जो गति है हमने देख लिया, ग्लाइडिंग मूवमेंट देख ली, मसल कॉन्ट्रैक्शन देख लिया, अमीबॉइड मोशन देख लिया, सीलियरी एंड फ्लैजिलरी। इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारण होते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं या कारक हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है केमोटैक्सिस, यानी केमिकल सिग्नल। तो कोशिकाएं जो है केमिकल ग्रेडियंट, जैसे संक्रमण, कहीं इन्फेक्शन होता है तो वहां पर जो है प्रतिरक्षा कोशिकाएं पहुंच जाती हैं, तो या तो उससे उसकी ओर जाएंगी या फिर उससे दूर जाएंगी, दूर जाती है। दूसरा सरफेस इंटरेक्शन। तो सरफेस इंटरेक्शन के अंतर्गत जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें है ईसीएफ मैट्रिक्स का प्रकार गति को प्रभावित करता है। अगर इसमें फाइब्रोनेक्टिन एडेशन की गति को बढ़ाता है, केमिकल है फाइब्रोनेक्टिन जो कि सेल को जुड़ने के लिए प्रभावित करता है, उससे ये एडेशन को बढ़ा सकता है। फिर एनर्जी अवेलेबिलिटी। सो मांसपेशियों के संकुचन और अमीबॉइड मोशन जैसे सक्रिय लोको मोशन जो सिस्टम होते हैं उनके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन या अमीबॉइड मोशन होना है और वहां अगर एनर्जी की जरूरत है, अगर एनर्जी कम रही तो वो मूवमेंट नहीं होगी। तो आप देखेंगे जैसे किसी किसी को मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उन प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं मसल जल्दी थक जाते हैं, तो वहां क्या है, वो मूवमेंट नहीं हो रही, आपका मन ही नहीं कर रहा है कि आप हाथ उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख लें या चल के कहीं और चले जाएं, क्योंकि शरीर इतना थक चुका है या मसल इतने थक चुके हैं कि उनको एटीपी नहीं मिल रही है, और उस एटीपी की कमी के कारण मसल मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ऊर्जा की कमी भी जो है सेल की मूवमेंट को कम या ज्यादा कर सकती है। या फिर गति कुछ ज्यादा हो रहा है तो वो ट्विचिंग बढ़ जाती है मसल में, या किसी तरह की जो है मूवमेंट फास्ट हो जाती है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कोई अंग इतना ज्यादा फड़फड़ाता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो कहीं पर गति का बढ़ना या कहीं पे गति का कम हो जाना, ये एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ कारक थे जो कोशिका की गति को प्रभावित करते हैं। उसमें केमिकल सिग्नल जिनको कीमोटैक्सिस बोला जाता है, सरफेस इंटरेक्शन यानी कि अधेशन जो होता है उससे भी प्रभावित हो सकता है, और एनर्जी अवेलेबिलिटी। अब हम देखते हैं कि सेल लोकोमोशन का जैविक महत्व क्या है। तो पहला है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स। सो जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं वह बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए इन्फेक्टेड एरिया पर जाती हैं। अगर उन सेल के अंदर गति नहीं होगी तो वो वहां पर जाएंगी नहीं तो इन्फेक्शन खत्म नहीं। तो उसके लिए सेल के अंदर ये लोकोमोशन होना जरूरी है। दूसरा है डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सेल के अंदर जो टिश्यू होते हैं और ऑर्गन्स का निर्माण ये करने में मदद करता है। फिर घाव भरने के लिए तो फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल टिश्यू
ऊतकों की मरम्मत के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या इनका ये महत्व है। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी तो कहीं अगर इंजरी लग गई तो वो इंजरी वहां बनी रहेगी, वो ठीक नहीं होगी। तो घाव भरने के लिए ये गति का होना महत्वपूर्ण है। कैंसर मेटास्टेसिस, तो ट्यूमर कोशिकाएं नए स्थानों पर जाती हैं जिससे मेटास्टेसिस होता है। तो हमारे शरीर में अगर कोई कैंसर हो गया है और उस कैंसर को अगर फैलना है तो वो फैलना सेल के अंदर गति के कारण ही हो सकता है। तो ये गति के कारण ही जो है कैंसर मेटास्टेसिस का रूप लेता है और एक जगह से दूसरी जगह कैंसर फैलता है। तो ये भी जो है गति के कारण ही। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लोकोमोशन ऑफ द सेल, जिसके बारे में हमने देखा। ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। सो ये हमारा लोकोमोशन ऑफ सेल का टॉपिक यहाँ पर एंड किया जाता है। हमने सभी तरह की मूवमेंट के बारे में बारीकी से अध्ययन किया। और अगर दोबारा समझ में ना आए तो ये वीडियो कल जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, इसकी लिंक मैं क्लास ग्रुप में डाल दूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो इन टॉपिक, ये आगे और कठिन टॉपिक आने वाले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना सरलतम तरीके से आपको समझाया जा सके मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर हम जो है सीखते चले जाएंगे नई नई चीजें। सो इससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो हम अब वो लेंगे।